हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सुपर स्टडी ट्रिक्स में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो री एग्ज़ाम 2022 के लिए यूथ कंपटीशन टाइम्स बुक का प्रैक्टिस सेट नंबर 2। अगर आपने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उन्हें ध्यान से देख लीजिएगा। आइए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक आपको काव्यांश को पढ़कर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो आइए देख लेते हैं। आज बरसों बाद उठी है इच्छा, हम कुछ कर दिखाएं, एक अनोखा जश्न मनाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। आज बरसों बाद सूखे पत्तों पर बसंत ऋतु आई है, विचार रूपी कलियों पर बहार खिल आई है, गहनता की फसल लहलहाई है। शायद इसी कारण आज बरसों बाद उठी है इच्छा कि हम कुछ कर दिखाएं, अपना कोरा अस्तित्व जमाएं। तो आइए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बार आप पद्यांश को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। आइए अब क्वेश्चन देखते हैं। कवि के मन में इच्छा उत्पन्न हुई है। तो कवि के मन में किस बात की इच्छा उत्पन्न हुई है? कुछ महत्वपूर्ण कार्य करने की। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सूखे पत्ते प्रतीक है। तो सूखे पत्ते किसका प्रतीक हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर सी, मन के सूनेपन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? तो किन कलियों पर बहार का आगमन हुआ है? विचारों की कलियों पर बहार का आगमन हुआ है। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो आपको बताना है इसमें कि गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा विचारों की परिपक्वता, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए अब हम देखते हैं कुछ ग्रामर के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, खड़ी बोली में सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? तो खड़ी बोली के सर्वप्रथम लोक कवि कौन माने जाते हैं? गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैथिली शरण गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस रस को रसराज कहा गया है? तो इसमें आपको बताना है कि किस रस को रसराज कहा गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रृंगार रस। बात करें अगर हम श्रृंगार रस के स्थायी भाव की, तो स्थायी भाव क्या हो जाएगा? रति। शांत रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? निर्वेद। वीर रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? उत्साह। और बात करें अगर हम करुण रस की, तो करुण रस का स्थायी भाव क्या हो जाएगा? शोक। ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हिंदी आकृति की दृष्टि से निम्नलिखित में से किस प्रकार की भाषा है? तो हिंदी आकृति की दृष्टि से किस प्रकार की भाषा है? शिलिष्ट योगात्मक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है कि अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन सा है। इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है। 1 3 5, 1 3 5 स्वर ये रे लेवे। इतनी सी ही ट्रिक है बस। इसे आप एक दो बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपकी याद हो जाएगी। 1 3 5 स्वर ये रे लेव है। 1 3 5 का अर्थ क्या हो जाएगा? आपको प्रत्येक वीडियो में ये बताया जा चुका है कि आपको क्या याद रखना है। कचट तप। 5 वर्ग हो जाएंगे कचट तप से, कै चे टे ते और पे। प्रत्येक वर्ग में कितने कितने अक्षर? 5 5 अक्षर। तो उसके पहले, तीसरे और पांचवा वर्ण कैसा हो जाएगा? अल्प प्राण। जितने भी स्वर हैं सब कैसे हो जाएंगे? अल्प प्राण। चारों अंतस्थ व्यंजन य रे ले बे, ये कैसे हो जाएंगे? अल्प प्राण। आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। इसके ऑप्शन में कौन सा आंसर राइट हो जाएगा? कै खे गे 1 2 3 ये भी गलत हो जाएगा। ते थे दे ने ये भी गलत हो जाएगा। चे पहले नंबर पर आता है, जय तीसरे पर, और अया आता है 5वें नंबर पर। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें आपको बताना है कि बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चतुर्भुज। 4 हैं भुजाएं जिसकी, अर्थात विष्णु जी। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? विष्णु के बारे में, विष्णु जी के बारे में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो इसमें आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत को किस कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, चिदम्बरा। और ये पुरस्कार कब मिला आपको ये भी याद रखना है, 1961 में। 1961 में चिदम्बरा के लिए सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। ये आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
सखीने सहित हरसी अति रानी, सूकत धानु पराजनु पानी। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो आपको एक ट्रिक याद रखनी है, कुछ वर्ड हैं जो आपको याद रखने हैं। जनु जानो, जनु जानो, मनु मानो, ये शब्द आपको याद रखने हैं। और जहां भी ये शब्द दिखाई दे वहां कौन सा अलंकार होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। तो यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ कौन सा शब्द आया है, जनु। तो यहाँ कौन सा अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाए वहां होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूपक अलंकार। जहां उपमेय का उपमान में भेद रहित आरोप हो वहां कौन सा अलंकार होगा, रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से किस एक का अर्थ तेल भी है। तो तेल का अर्थ इसमें से कौन सा शब्द दे रहा है, गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्नेह। स्नेह या स्नेहक किसे कहा जाता है, तेल को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित बोलियों में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती। तो इसमें आपको बताना है कि उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सी बोली नहीं बोली जाती। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैथिली भाषा उत्तर प्रदेश में सामान्यतः नहीं बोली जाती। आइए अब हम देख लेते हैं। प्रश्न में तीन वाक्य दिए गए हैं और त्रुटि वाले वाक्यांश को चुनना है कि कौन सा गलत है। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जन हो चुकी थी, कोई त्रुटि नहीं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विसर्जन हो चुकी थी। तो यहाँ विसर्जन की जगह पर क्या होना चाहिए, प्रयोग, विसर्जित हो चुकी थी। यहाँ पर विशेषण का प्रयोग होना चाहिए, विसर्जित। जब मोहन सभा स्थल पर पहुंचा तब सभा विसर्जित हो चुकी थी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मिठास शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो मिठास आप देख लीजिए, प्रत्यय ऐसे शब्द जो किसी शब्द, ऐसे शब्द या पद जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर अंत में जोड़े जाते हैं क्या कहलाते हैं, प्रत्यय। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा, मिठास में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, आस प्रत्यय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारण का सही संधि विच्छेद होगा। तो इसमें आपको बताना है कि उच्चारण का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो एक बार आप विच्छेद करके देख लीजिए। उत धन चारण मिलकर किसका निर्माण करेंगे, उत धन चारण मिलकर किसका निर्माण करेंगे, उच्चारण का। और यहाँ संधि कौन सी हो जाएगी, व्यंजन संधि। जब किसी व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो व्यंजन संधि का निर्माण होता है। जब किसी स्वर का व्यंजन के साथ मेल हो तब भी किसका निर्माण होता है, व्यंजन संधि का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत धन चारण मिलकर किसका निर्माण करेंगे, उच्चारण का। क्वेश्चन नंबर 18, अतः शब्द का समानार्थी पहचानिए। तो इसमें आपको पहचानना है कि अतः का समानार्थी शब्द क्या होगा। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, परिणामते, इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, अमी का तत्सम रूप है। तो इसमें आपको बताना है कि अमी का तत्सम रूप क्या हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमृत। अब बात करें ये अमृत, अमीय, ये क्या हो जाएंगे, इसके पर्यायवाची। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, तद्भव शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा शब्द तद्भव है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कांच एक कैसा शब्द है, तद्भव शब्द है। यहाँ जो ऑप्शन में दिया है सकट, यह देखने में तो लग रहा है तद्भव लेकिन होगा कैसा, तत्सम। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो इसमें आपको बताना है कि बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा से है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्वी हिंदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 और 23 में आपको रिक्त स्थान में पूर्ति करनी है। आइए देख लेते हैं। धोखे भरे आधुनिक समाज में की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। तो इसमें आपको बताना है क्या शब्द भरा जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रवंचन। बात करें अगर हम प्रवंचन की, तो प्रवंचन का अर्थ क्या होता है, ठगी। तो धोखे भरे आधुनिक समाज में प्रवंचन अर्थात ठगी की प्रवृत्ति दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23, विकास के लिए आर्थिक आवश्यक होती है। तो आर्थिक आत्मनिर्भरता आवश्यक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस छंद में प्रथम व अंतिम शब्द समान होता है। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में हम डिस्कस कर चुके हैं कि ऐसा कौन सा छंद है जिसका प्रारंभिक अक्षर और अंतिम अक्षर समान होता है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कुंडली। कुंडली एक ऐसा छंद है जिसमें प्रथम वर्ण और अंतिम वर्ण कैसा होता है, समान होता है। और आपको याद रखना है इसमें कितने चरण होते हैं, 6 चरण होते हैं। तो कुंडली में कितने चरण, 6 चरण।
कुंडली का प्रथम और अंतिम वर्ण कैसा? समान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है, तो बुढ़ापा किसके बारे में दर्शा रहा है? भाव के बारे में। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भाववाचक संज्ञा। तो जिस शब्द से व्यक्तियों या वस्तुओं की पूरी जाति का बोध हो उसे तो कहते हैं हम जातिवाचक संज्ञा। जहाँ किसी व्यक्ति का बोध हो उसे कहते हैं हम व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जहाँ पर भाव का बोध हो वहाँ कौन सी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक संज्ञा। बात करें संज्ञा के भेद की, तो हिंदी भाषा में संज्ञा के टोटल कितने भेद? 5 भेद। कौन कौन से? जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और एक हो जाएगा व्यक्तिवाचक। ये भी आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा, अर्थात एक समस्या से निकले और दूसरे में चले जाने पर क्या हो जाएगा? कढ़ाई से निकले और चूल्हे में आ गिरा। एक विपत्ति से छूटकर दूसरी में आ पड़ना क्या कहलाएगा? कढ़ाई से गिरा चूल्हे में आ पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिदिनम शब्द का समास विग्रह कीजिए। तो प्रतिदिनम का समास विग्रह क्या हो जाएगा? एक बार देख लेते हैं। प्रतिदिनम का मतलब है प्रत्येक दिन। दिनम दिनम प्रति क्या हो जाएगा? प्रतिदिनम। तो गाइस जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बात करें यहाँ समास की, जब यह शब्द में अगर समास पूछा जाए तब आपको कौन सा समास बताना है? अव्ययी भाव समास। ऐसा समास जिसका प्रथम पद कैसा हो? अव्यय हो और प्रथम पद ही क्या हो? प्रधान हो। वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। अगर आपको ट्रिक देखनी है तो वह क्या हो जाएगा? अधिकतर शब्दों में किसका प्रयोग होता है? उपसर्ग का प्रयोग। तो वहाँ कौन सा समास होता है? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। कला का अंतिम और सर्वोच्च ध्येय सौंदर्य है। इस वाक्य में कितने विशेषण हैं? तो इसमें आपको बताना है कितने विशेषण हैं। तो एक तो हो जाएगा अंतिम, अंतिम भी विशेषता बता रहा है तो एक विशेषण। नंबर 2 हो जाएगा सर्वोच्च, सर्वोच्च विशेषता बता रहा है तो दूसरा विशेषण। और ध्येय भी विशेषता बता रहा है तो यह क्या हो जाएगा? तीसरा विशेषण। तो ऐसे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 3 विशेषण। यहाँ कितने विशेषण हो जाएंगे? 3 विशेषण। क्वेश्चन नंबर 29। इसमें इसमें कुछ पंक्तियां दी हुई हैं और आपको इसे अरेंज करना है। किस तरह से हम अरेंज कर सकते हैं? तो भौगोलिक सीमा में एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना की समष्टि लेकर रहने वाले व्यक्तियों, इस तरह से भी अरेंज नहीं हो पाएगा। ये किस तरह से अरेंज कर सकते हैं? एक भौगोलिक सीमा में एक राष्ट्रीय चेतना लेकर रहने वाले व्यक्तियों की समष्टि ही देश है। इस तरह से आप अरेंज कर सकते हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसे आप एक बार देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा उन्नति मिटे नहीं है के सूल। तो इन पंक्तियों में आपको बताना है कौन सा छंद है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोहा। इसमें कौन सा छंद हो जाएगा? दोहा। बात करें दोहा की, तो दोहे के बारे में आपको कुछ पॉइंट याद रखने हैं। जब भी बात हो दोहे की, कैसा छंद हो जाएगा? यह मात्रिक छंद। दोहा किस प्रकार का छंद है? मात्रिक छंद। दोहे में कितने चरण होते हैं? तो इसमें हो जाएंगे 4 चरण। बात करें अगर इसके पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं? दोहे के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 13 मात्राएं। आप इस तरह से याद कर सकते हैं, 1 3, तो यहाँ भी 1 3। पहले और तीसरे में कितनी कितनी मात्राएं? 13 दूसरे और चौथे में कितनी कितनी मात्राएं? 11 मात्राएं। ये आपको याद रखना है। तो दोहे की बात करें, दोहा किस प्रकार का छंद है? मात्रिक छंद। कितने चरण? 4 चरण। पहले और तीसरे में 13 मात्राएं, दूसरे और चौथे में 11 मात्राएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। सूर सूर तुलसी शशि उडगन के सब दास, और कवि उद्योत सम जह तह करें प्रकाश। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यमक अलंकार। यमक अलंकार के लिए क्या हो जाएगा? अगर कोई शब्द किसी वाक्य में 2 या 2 से अधिक बार आए, 2 बार आए, 1 से अधिक बार आए, परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। जैसे यहाँ आया है सूर, पहले वाले सूर का अर्थ है सूर्य और दूसरे सूर का अर्थ है सूरदास।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसमें आपको बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि को देवनागरी बताया गया है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 343 में। बात करें आर्टिकल 351 की, तो 351 में बताया गया है हिंदी भाषा के विकास के बारे में। ये दो आर्टिकल आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। हिंदी के विकास के बारे में किस आर्टिकल में बताया गया है? आर्टिकल 351 में। और हिंदी के भारत की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह किस में बताया गया है? आर्टिकल 343 में। क्वेश्चन नंबर 43, अंतरंग का सही विलोम है। तो इसमें आपको बताना है कि अंतरंग का सही विलोम क्या हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बहिरंग। क्वेश्चन नंबर 34, वह कार मेरी है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो इसमें आपको बताना है वह कार मेरी है में कौन सा कारक है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ एक संबंध प्रकट कर रहा है कि वह कार किसकी है? मेरी है। तो यहाँ कौन सा कारक हो जाएगा? संबंध कारक। संबंध कारक के लिए आपको कुछ शब्द याद रखने हैं। अगर किसी वाक्य में आपको का की के ना नी ने और रा री रे शब्द दिखाई दें तो वहां भी कौन सा कारक होगा? संबंध कारक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा वाक्य शुद्ध है। राम रोटी खाया है, राम ने रोटी खाया है, राम ने रोटी खाई है, राम रोटी खा लिया है। तो गाइज इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि कौन सा आंसर सही होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इजी क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा पुल्लिंग शब्द नहीं है। तो आप किसी विशेषण का प्रयोग करके भी पता लगा सकते हैं कि पुल्लिंग है या नहीं, या था थी थे शब्द लगाकर भी आप पता लगा सकते हैं। जैसे रत्न था, मोती था, उसका बचपन था, नकल था या थी, तो नकल कैसा हो जाएगा? थी। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जिस पर अनुग्रह किया गया हो तो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। तो इसमें आपको बताना है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो उसे क्या कहा जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुग्रहित। अनुग्रहित किस तरीके से सही लिखा जाता है? अनुग्रहित। ये भी आपको याद रखना है। यह क्वेश्चन आपको वर्तनी में भी मिल सकता है शुद्ध करने के लिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से किसमें बहुवचन का प्रयोग हुआ है? तो लड़का कहता है, एक की बात है। लड़के ने कहा, यह भी एक की बात है। लड़के ने लड़के से कहा, ऑप्शन डी, ये भी एक की बात है। बात करें ऑप्शन नंबर सी, लड़के लड़के से कहते हैं, अर्थात कुछ लड़के हैं जो कुछ की लड़के से कुछ कह रहे हैं। तो गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रत्यक्ष में संधि है, तो प्रत्यक्ष में कौन सी संधि हो जाएगी? पहले तो इसका संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। प्रतिधन अक्ष, प्रतिधन अक्ष। तो ई और ए मिलकर किसका निर्माण करते हैं? यण संधि का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर आपको शॉर्ट में याद रखना है, कहीं भी अगर आधा अक्षर दिखाई दे, किसी शब्द में आधा अक्षर दिखाई दे, तो वहाँ 99% कौन सी संधि होगी? यण संधि। ये भी आपको याद रखना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, दैत्य धन अरि बराबर दैत्यारी एक उदाहरण है। तो इसमें आपको बताना है दैत्य धन अरि मिलकर जब दैत्यारी का निर्माण करेंगे तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा। तो यहाँ देख लेते हैं किस किस का निर्माण हुआ है। दैत्य में ए और अरि में है। जब ए और ए मिलकर अ का निर्माण करें, लघु मिलकर किसका निर्माण कर रहे हैं? दीर्घ का। तो यह किसका उदाहरण हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, नीलोत्पल में कौन सा समास है? तो नीला है जो उत्पल, जहां उप में उपमान का बोध हो, विशेषण विशेष्य का बोध हो, तो वहां कौन सा समास होगा? कर्मधारय समास। कर्मधारय के लिए आपको याद रखना है उप में उपमान का बोध हो, वहां कौन सा समास? कर्मधारय समास। विशेषण विशेष्य का बोध हो, वहां कौन सा समास? वहां कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। अव्ययी भाव समास के लिए आपको याद रखना है जिसमें पहला पद अव्यय हो और पहला पद प्रधान हो, वहां कौन सा समास? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, स्वाभाविक और स्वागत इन दोनों शब्दों में कौन सा उपसर्ग है? तो बात करें स्वाभाविक की, स्वाभाविक किस तरह से मिलकर बना है? स्व धन भाव धन इक, इन तीन शब्दों से मिलकर बना।
स्वय क्या हो जाएगा? उपसर्ग। जो शब्द किसी शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं, शब्द या शब्दांश, छोटा भाग है तो शब्दांश। जो शब्द या शब्दांश किसी शब्द के शुरू में जोड़े जाते हैं, उपसर्ग। इक क्या हो जाएगा? प्रत्यय। ऐसे शब्द या शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं तो वह कहलाएंगे प्रत्यय। तो यहाँ कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? स्वय। बात करें अगर हम स्वागत की, तो स्वागत का संधि विच्छेद करके देख लेते हैं। तो यह होता है सुधन आगत। तो यहाँ कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? सु। तो आइए देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो दोनों में क्रम से स्वय और सु उपसर्ग है। तो गाइस इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से एक शब्द की वर्तनी अशुद्ध है। तो एक बार आप लिखकर देख लीजिए, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। उज्जवल की बात करें तो दोनों जय आधे, उज्जवल इस तरह से लिखा जाएगा। कवित्री की बात करें तो कवित्री कैसे लिखा जाएगा? यह पर छोटी ई की मात्रा और तरह पर बड़ी ई की मात्रा। मोक्ष बिल्कुल सही लिखा है, मोक्ष भी सही हो जाएगा। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आपको कुछ शब्द हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताने हैं कि यह किस तरह से सही लिखे जाएंगे। तो पहला शब्द तो दिया जा रहा है आपको रचेता। रचेता किस तरह से शुद्ध लिखा जाएगा ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। एक आपको बताना है हिरण्य कश्यप, ये दोनों अशुद्ध लिखे हैं मैंने, ये आपको लिखने हैं कमेंट बॉक्स में शुद्ध, कि किस तरह से ये शुद्ध लिखे जाएंगे। एक आपको आशीर्वाद बताना है कि आशीर्वाद का शुद्ध रूप क्या होगा। आशीर्वाद लिख दिया है, आपको इसका शुद्ध रूप बताना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। महाश्वेता किसका पर्यायवाची है? तो इसमें आपको बताना है कि महाश्वेता किसका पर्यायवाची है। तो बात करें अगर हम महाश्वेता की, तो महाश्वेता किसका पर्यायवाची हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरस्वती जी का। महाश्वेता किसका पर्यायवाची हो जाएगा? सरस्वती जी का। तो इनके और भी पर्यायवाची देख लेते हैं जिससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सरस्वती जी के और कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? एक आपको याद रखना है मोस्ट इंपॉर्टेंट, ब्राह्मी। एक याद रखना है आपको शारदा। एक याद रखना है आपको बागीस। बागीस किसका पर्यायवाची है? सरस्वती जी का। और बीणा पाणी आपका याद होगा कि बीणा पाणी किसका पर्यायवाची है? सरस्वती जी का। भारती किसका पर्यायवाची है? सरस्वती जी का। गिरा किसका पर्यायवाची है? सरस्वती जी का। तो कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे? ब्राह्मी, शारदा, बागीस, बीणा पाणी, भारती और गिरा। ये पर्यायवाची आपको याद रखने हैं, जिसमें से शारदा और ब्राह्मी मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो बात करें घोड़े की, तो घोड़े के कौन कौन से पर्यायवाची हो जाएंगे ये आप याद कर लीजिए। अश्व, घोटक, एक आपको याद रखना है तुरंग। अश्व, घोटक, तुरंग, सैंधव। एक आप मोस्ट इंपोर्टेंट जो आजकल की परीक्षाओं में पूछा जा रहा है, किबयान। किबयान किसका पर्यायवाची है? घोड़े का पर्यायवाची है। अगर बात करें हम यातुधान, यातुधान किसका पर्यायवाची हो जाएगा? राक्षस का। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। घोड़े के कौन कौन से पर्यायवाची याद रखने हैं आपको? अश्व, घोटक, तुरंग, सैंधव और किबियान। किबियान मोस्ट इंपोर्टेंट मार्क कीजिएगा आप। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। आचार का विलोम शब्द है। तो आचार का विलोम क्या हो जाएगा? अनाचार। गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो शीघ्र ही किसी बात या युक्ति को सोच ले, तो ऐसा व्यक्ति जो किसी बात को शीघ्र ही सोच ले उसे क्या बोला जाता है? प्रत्युत्पन्नमति। गाइस इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 48। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरा है। तो इसमें आपको बताना है कि अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना मुहावरे का क्या अर्थ है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपनी प्रशंसा स्वयं करने को कहा, क्या कहा गया है? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निस्दिन बरसत नैन हमारे, इन पंक्तियों में कौन से रस का वर्णन है? तो इसमें कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस। श्रृंगार रस तो है, और श्रृंगार रस का भी कौन सा उदाहरण? वियोग श्रृंगार रस। यह प्रसंग है कब का? जब गोपियां श्री कृष्ण से दूर हो रही हैं, श्री कृष्ण जी गोपियों से दूर जा रहे हैं, तो गोपियां कह रही हैं निस्दिन बरसत नैन हमारे। तो यहाँ कौन सा रस हो जाएगा? श्रृंगार रस। और श्रृंगार रस का कौन सा भेद? वियोग श्रृंगार रस। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। सो शिव धनु मृणाल की नाई, तोरहु राम गणेयु गोसाई, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा अलंकार है। तो गाइस इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
डी उपमा अलंकार। तो जहां उपमेय की उपमान के साथ समानता या तुलना का बोध हो, उपमा की परिभाषा भी पूछी जाती है तो आप ध्यान दीजिए। जहां उपमेय की उपमान के साथ क्या हो, तुलना हो या समानता प्रकट की जाए, उपमेय और उपमान की समानता प्रकट की जाए, वहां कौन सा अलंकार होगा, उपमा अलंकार। तो गाइज इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो गाइज कैसी लगी हमारी वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फ्रेंड्स।